नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ श्रेया। इस वक्त हमारे साथ सीपीआई के नेता अजय सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जुड़ेंगे और कुछ मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। सर, पहले तो जोहार। सभी को, आपको लोग को भी जोहार, सभी चैनल के दर्शकों को जोहार। सर, अभी देखा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से एक नई कमेटी का गठन हुआ और आलमगीर आलम को एक पोस्ट मतलब पद दी जाती है और उस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, जबकि आलमगीर आलम जो है वो कई समय से वो जेल में बंद है। और अगर बात करें जीरो करप्शन की, कांग्रेस बात करती है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार जो मुद्दा ये कमेटी के बारे में राधा कृष्ण किशोर जो कि मंत्री हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है और इस मामलों पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि किसको वो अपना पद देते किसको नहीं देते। ये उनका आंतरिक मामला है। और जहाँ आंतरिक मामले की बात आती है तो वो स्वतंत्र है, कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्र है अपने किस नेता को क्या जगह देती है और कांग्रेस पार्टी अपनी जगह क्या देती है। लेकिन जहाँ तक कि करप्शन की बात है तो मैं करप्शन के मामले में बोल सकता हूँ कि अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस की जब वो बात करते हैं तो समझाना चाहिए कि क्या होता है, करप्शन होता क्या है। क्या आलमगीर आलम जी करप्शन के चार्जेस में जेल में बंद नहीं है? अगर वो करप्शन के मामले में चार्जेस में जेल में बंद है तो उनकी तो जवाबदेही बनती है। कांग्रेस को इसकी जवाबदेही लेनी होगा, देनी भी होगी कि भैया करप्शन में अगर आपके नेता इन्वॉल्व हैं तो इसको आपको ईमानदारी से मानना पड़ेगा। और मानना ही नहीं पड़ेगा चूंकि वो जेल में है और एक लंबे समय से जेल में है। लोकसभा चुनाव के समय ही गिरफ्तारी हुई है उनकी और वो आज तो वह जेल में है। तो अगर वो जेल में है तो करप्शन में लिप्त है। और ऐसे ही नहीं, हमने कई बार कहा, आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों से भी कहा, कई प्रेस विज्ञप्तियां भी करके कहा कि हमको लगता है कि जिस तरह से जितने भी कांग्रेस के मंत्री में है, कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर करप्शन चरम सीमा पर है। उसमें कृषि जो है, कृषि मंत्रालय जो है उसमें प्रमुखता से उसका रोल है। आप देखेंगे हम लोगों ने लिखा है कि झारखंड सरकार के पीडीएमसी योजना में लगातार गड़बड़ियां चल रही है और गड़बड़ियां चल रही, लाखों लोग, लाखों और करोड़ों का उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कोई लाभ नहीं मिला, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिया जा रहा है। तो ये सवाल उठता है। हमने कहा, हमने माननीय मंत्री से भी मिलकर कहा था कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। अब भ्रष्टाचार जब बढ़ रहा है तो जनता के बीच में आक्रोश आ रहा है, किसानों के बीच में आक्रोश आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार को पनाह दे रही हैं। मैं यही नहीं कह रहा, हमने विधिवत उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि कृषि निदेशालय में झारखंड सरकार में बहुत बड़े घोटाले की संभावना दिख रही है। इसलिए बोला कि मैंने चिट्ठी भी रिसीव कर 15 दिसंबर को ही मैंने चिट्ठी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी को लिखी थी और अभी तक उसका कोई समुचित जवाब भी नहीं दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप ईमानदारी की बात करते तो पहले तो आपको अपने आचरण में देखना होगा कि हम कितने ईमानदारी से काम करते हैं। जब लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि विपक्ष के नेता अगर कोई बात उठाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते, उन पे आपका समुचित जांच करानी चाहिए, ना कि आप कर्मचारियों और वहां के पदाधिकारियों के पक्ष में खड़ा हो जाए और उनका संरक्षण देने लगे, तब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा ट्रेजरी घोटाला की चर्चा हुई है। बीजेपी लगातार हमलावर है कि ट्रेजरी घोटाला हुआ। वो ट्रेजरी घोटाला कब हुआ है? 2014 में, 2012 से 13-14 के आसपास में ट्रेजरी घोटाला हुआ है। आज उसकी जांच हो रही है। लेकिन उसी दरमियान में कृषि विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। 2009 में बीज घोटाले हुए। तो लगातार घोटाला का आज तक एसीबी ने उनकी चार्जशीट जमा नहीं की। वो सभी पदाधिकारी लोग बाहर घूम रहे हैं और कहीं न कहीं अभी भी वो की पोस्टों पर जमे हुए हैं। आप देख लीजिए, जाके उठा कर देख लीजिए कृषि निदेशालय में, वहां पर एक एक पदाधिकारी है, एक एक कर्मचारी है जिनकी औसत आय अगर देख लीजिएगा, पर डे इनकम देख लीजिएगा तो आपको एक साधारण क्लर्क जो है उसके पास अकुत संपत्ति है। और वहां के जो डायरेक्टर हो चाहे और जो पदाधिकारी लोग लंबे समय से वहां टिके हुए हैं, भ्रष्टाचार को एकदम पूरा
लगातार देख रहे हैं। और वो लोग एसीबी से चार्जशीटेड भी हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर कोई पहला बार आरोप लगा है। वो लगातार 2009 से एसीबी में चार्जशीटेड ऐसे लोग हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं। एक विकास कुमार करके पदाधिकारी है, मैं नाम लेके इसीलिए बोल रहा हूं कि उन पर चार्जशीटेड किया गया था, और वो अभी भी हजारीबाग में पोस्टेड है, लेकिन हजारीबाग में वो डायरेक्टर भी है और यहाँ पर उप निदेशक बन के बैठे हुए। तो भैया एक पदाधिकारी एक जिला में अगर रहता तो प्रभार तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे जिला में रहते हुए यहाँ का प्रभार वो लिए हुए हैं। उसके बावजूद वो लगातार पीडीएमसी योजना में जो घोटाले चल रहे उसके सूत्रधारों में से एक है। तो मैं तो बार बार कहना चाहता हूं कि जो भी पदाधिकारी लगातार किसी भी विभाग में 2 से 3 वर्षों से अधिक रह रहे हैं, उनका तत्काल तबादला आपको करानी चाहिए। और जब तबादला आप कराएंगे तो पारदर्शिता आएगी। और एसीबी क्या कर रही है हमारे यहाँ का? 2009 का केस में आप चार्जशीट फाइल नहीं करते हो। जो करंट में जो अभी एसीबी का जो काम होना चाहिए, जांच की प्रतिक्रिया आपकी इतनी धीमी क्यों है? एंटी करप्शन ब्यूरो किस लिए बनाया? तो इसलिए अब मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि केवल मैं आरोप, माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह के सचिव ने भी कृषि निदेशक को ये चिट्ठी लिख के बोला, कृषि विभाग में व्यापक रूप से घोटाले की संभावना है, इनकी समुचित जांच कराई जाए और जांच करा के आप ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अपने काम भी देने का काम जांच कराइए। और ऐसा क्या होता है? तो कई चीजें हैं। आप देखिए पीडीएम योजना है क्या, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो किसानों के लिए बहुत उद्देश्य है, बहुत लाभकारी योजना है। उसके तहत क्या था कि किसानों को देना होगा, लाभ देना होगा, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि हजारीबाग में तत्कालीन जो समय निदेशक से चंदन कुमार ने एफआईआर करने का निर्देश दिया। उसके बाद ताराचंद सिंह जी निदेशक है, उन्होंने भी कहा कि इसकी जांच समुचित होनी चाहिए। घनश्याम सिंह जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी है, उन्होंने भी इस पे जांच करने का आदेश दिया। तो कैसी सोई हुई सरकार है और कैसा भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको तो सवाल उठता है। हम तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि आप झारखंड की जनता के प्रति जवाबदेह बनिए। और कृषि विभाग में जो लगातार गड़बड़ियां चल रही है, लगातार जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिया जा रहा है, तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां का मतलब क्या होता है? इन सब सवाल होता है ना, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे काम करते हैं। विधानसभा में भी सवाल अगर उठता है तो विधानसभा में सवाल का समुचित जवाब नहीं मिलता है। तो बहुत सी चीजें हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तेजगी, युवा हैं आप, आपका लंबा भविष्य है, इन सब पर जांच कराइए। चूंकि आपके विभाग में इतना बड़ा घोटाला है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लगातार करोड़ों करोड़ों का काम किया जा रहा है, अभी तक आपने उनको डिमांड नहीं करने का काम। आप भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए साफ शब्दों में मेरा कहना है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कीजिए। तो आपके मंत्री ही जब आपके खिलाफ कुछ लिखते हैं तो सवाल तो उठता है। माननीय राधा कृष्ण किशोर का आपने बात किया, उन्होंने संगठन को लेकर चर्चा किया, मैंने कहा उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन जब कोई चीज सार्वजनिक होता है तो इस पे चर्चा होने लगती है। तो सवाल है कि अगर माननीय वित्त मंत्री ने कोई सवाल उठाया है तो उस पर जवाबदेही देने के कांग्रेस का काम है, सीपीआई उसका जवाब नहीं देगी। लेकिन सांगठनिक दृष्टिकोण से उन्होंने जो सवाल उठाया कि बीजेपी से जब हमको लड़ना है, मजबूती से चुनाव लड़ 2029 में लड़ाई लड़नी है, तो हम ऐसा संगठन बनाए जो पूरे झारखंड में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की स्थिति में है। ऐसे संगठन की अगर वो मांग करते हैं तो उनकी मांग हमको समझता है कहीं ना कहीं जायज लगती है। अगर वो कहते हैं कि हम समुचित एकताबद्ध होकर देखने के बाद कि एकताबद्ध होकर सभी को चुनाव में आना चाहिए, बीजेपी को अगर प्राप्त करना, तब उनकी मांग जायज लगती है। तो इन सब सवाल तो है, लेकिन उनका आंतरिक मामला है और कम्युनिस्ट पार्टी उनके आंतरिक मामलों में बात नहीं कर सकते। लेकिन जो सार्वजनिक चीजें हैं उस पर साफ करना चाहते हैं कि कांग्रेस को चाहिए भ्रष्टाचार से मुक्त अपने लोगों को सरकार चलाने का वादा करे, जनता के बीच में काम करे। एक बड़ी जिम्मेवारी है 2029 में इंडिया गठबंधन में मजबूत करने के लिए प्रयास जो होना चाहिए, एकताबद्ध होना चाहिए।
नहीं तो वही हर्ष होगा जो बंगाल में ममता बनर्जी का। सर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है देश का सबसे पहला पार्टी है और अभी के टाइम में अगर देखें तो देश में कहीं पे भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अब नहीं रही है। एक केरल राज्य था जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और आज वहां पर भी आपकी सरकार नहीं रहती है। देखिए, जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, मैंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य क्या है? जनमानस का उत्थान करने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। हमने कहा कि केरला में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, कि हमारे जो प्रायोरिटी था कि 100% साक्षरता केरल को कर दिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया। तो आज कह सकते हैं कि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है। और दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में वह एक भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बोलते हैं हम, ये काम का जज्बा है, ये उपलब्धियां हैं। उसके बावजूद मैंने कहा कि केरल में हमेशा कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ सत्ता में आते जाते रहता है। लेकिन आप एक चीज बताइए, सरकार में रहना और जनमानस के लिए काम करना दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम इतनी मजबूती से मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, रोजगार के खिलाफ, जबरिया भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, केंद्र सरकार की जन नीतियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम सड़कों पर जब उतर कर आंदोलन करें तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो चाहे नहीं, हमने कहा सरकार हमारी प्राथमिकता में कभी भी नहीं रहा। अगर प्राथमिकता में रहता कि 2004-2000 में जब हम 60 सांसदों के साथ सेंट्रल में थे, यूपीए बन की जब गवर्नमेंट बनती, हमारे एक भी आदमी मंत्रिमंडल में नहीं गए। अगर हमें सत्ता की लोलुपता रहती तो हम मंत्रिमंडल में दावा ठोकते। जो जिनके पास 4 एमपी थे उन्होंने सत्ता में दावा ठोका। लेकिन हमने पब्लिक एजेंडा के लिए वहां काम किया। हमने यूपीए गवर्नमेंट में जब कांग्रेस को समर्थन दिया था तो कहा था कि आरटीआई एक्ट आपको लागू करना पड़ेगा, मनरेगा कानून आपको लाना पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन बिल पे आपको काम करने पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण कानून को पुख्ता करना पड़ेगा, राइट टू फूड एवरीबॉडी को, जो जिसका आज देखते हैं कि 5 किलो अनाज सभी 80 करोड़ जनता को जो बाट पीडीएस। ये कम्युनिस्ट पार्टी ने 2004 में जब सरकार को बाहर से समर्थन किया था, ये उनकी उपलब्धियां मैं कह रहा हूं, ये हमारे दबाव में यूपीए सरकार ने बनाने का काम किया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने हमेशा जनमानस के लिए काम किया। अभी आप सवाल जब उठा रहे, मैंने कहा कि अभी भी पूरे हिंदुस्तान की जो मजदूर किसान और मजदूर हैं और जो लेबर हैं, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो, चाहे रोड वर्कर्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क, वो कम्युनिस्ट पार्टी की ओर देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। आपने देखा कि लेबर एक्ट कानून को खत्म कर देने का काम किया गया है, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं है। इन सब चीजों को देख के पूरे देश के किसान और मजदूर देख रहा है कम्युनिस्ट पार्टी की ओर। और आपने देखेगा इसका परिणाम, आपने देखा होगा अभी गुरुग्राम और नोएडा में जिस तरह से जैन जी ने आके आंदोलन छेड़ा, वो क्या था कि 10,000 में आप 12 घंटा हमसे काम ले रहे हो, तो 12 घंटा काम ले रहे हो, हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो भैया ऐसा देश में हमें नई सरकार चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां हम 8 घंटा काम करें, समुचित हमको तनख्वाह मिले और हमारा जो समाज बढ़िया ढंग से चले। ऐसी सरकार की कल्पना अगर भारत के नौजवान कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टियां कुर्बानियों में विश्वास रखती, सत्ता पर तो काबिज होने, सत्ता पर हमें पर कई बार मौका मिला। आप देखिएगा कि ज्योति बसु को पहली बार देश का प्रधानमंत्री पूरे देश ने कहा, लेकिन हमने कहा कि जब तक हम जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, हम सरकार में नहीं जाने का प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि जनता के हित में अधिक से अधिक काम हो। इसके लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी लगातार संघर्ष करती है, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, आदिवासी हो, दलित हो। हम इन सब की पार्टी हैं और इन सब पार्टी के साथ जो भी शोषित समाज है उसके साथ हम हमेशा खड़े रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमेशा एकजुटता के साथ उनके साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। सर, आखिरी सवाल, अभी राज्यसभा में 2 सीटें खाली, कांग्रेस लगातार एक सीट की मांग भी कर रही है जेएमएम से। कांग्रेस के अंदर काफी मतलब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है, सब कुछ सार्वजनिक रूप से है, सबको ही देख सकते हैं।
और उसके बाद भी कांग्रेस एक सीट की मांग कर रही है। क्या लगता है जेएमएम इस पर अपना मतलब कुछ करेगी? एक सीट क्या जेएमएम इस बार देंगी? देखिए, मैंने आपको साफ शब्द में कहा, ये सरकार के विवेक पे निर्भर करता है कि किसको राज्यसभा मिलता है। राज्यसभा में जिस प्रतिनिधि को देते हो, झारखंड के सवालों को कितनी गंभीरता से उठाता है, चाहे वो किसी पार्टी का सांसद हो। अगर जेएमएम उठाता है तो हम कितना सजीलता से सवालों को अपने रखते हैं। तो हमारे को ऐसा नेतृत्व, ऐसा राज्यसभा का सदस्य चाहिए जो जाके झारखंड के मान सम्मान में बढ़ोतरी करे और झारखंड के लोगों के अधिकारों की बात करे। और ये डिपेंड करता है, मैंने कहा कि ये कांग्रेस जेएमएम आपस में बात करेंगे और ये सरकार पर निर्भर करती है किसको राज्यसभा में था। हमने कहा कि हम एकजुटता के साथ है, जो झारखंड की बात राज्यसभा में करेगा वैसे लोग को झारखंड से राज्यसभा में भेजने का काम करें। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ अजय सिंह जी, जिनका कहना है कि ये जो मामला अभी फिलहाल से राधाकृष्ण किशोर ने उठाया है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि ये जो मामला है अभी पार्टी के अंदर की नहीं है, सार्वजनिक रूप से ये बात अभी उठ रही है। और राधाकृष्ण किशोर जो कि एक काफी लंबे समय से झारखंड सरकार में मंत्री रह रहे हैं और उन्होंने अपने अधिकारों की बात उठाई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेती है। और साथ ही साथ राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। अब देखना ये भी है कि क्या जेएमएम एक सीट कांग्रेस को इस बार देती है या फिर नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।